नमस्ते। कभी सोचा है कि हिंदी के वाक्य इतने सटीक कैसे होते हैं? आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम गोता लगाएंगे कारक की दुनिया में, जो कि आप कह सकते हैं हिंदी व्याकरण की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए इस मजेदार सफर पर चलते हैं। अच्छा, एक बहुत ही क्लासिक वाक्य से शुरू करते हैं। राम ने रावण को मारा। अब जरा सोचिए, इसमें ये छोटे छोटे शब्द ने और को क्या कर रहे हैं। अगर इन्हें हटा दें और सिर्फ कहें राम रावण मारा, तो बात तो कुछ जमी नहीं है ना। बस यही छोटे शब्द, जिन्हें हम कारक कहते हैं, पूरे वाक्य के मतलब की जान होते हैं। तो इस पहेली का जवाब क्या है? वो है कारक। कारक, आप समझ लीजिए, हिंदी ग्रामर का वो सीक्रेट कोड है जो शब्दों के बीच का रिश्ता एकदम साफ कर देता है। यह हमें बताता है कि वाक्य में एक्शन कौन कर रहा है, किस पर हो रहा है और कैसे हो रहा है। और जानते हैं, हिंदी में ऐसे पूरे 8 कारक हैं जिन्हें हम एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। हम इन 8 कारकों को 4 आसान जोड़ों में समझेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक और सबसे जरूरी जोड़े से, कर्ता और कर्म। मतलब वाक्य का हीरो और वो जिस पर एक्शन का असर हो रहा है। तो सबसे पहले मैदान में आता है कर्ता कारक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कर्ता यानी काम को करने वाला। ये हमारे वाक्य का सुपर हीरो है। और इसकी पहचान क्या है? इसका चिन्ह है ने। जैसे इस उदाहरण को देखिए, राम ने खाना खाया। यहां बस एक सवाल पूछिए, किसने खाया? जवाब एकदम साफ है, राम ने। तो ये ने हमें सीधे सीधे काम करने वाले तक पहुंचा देता है ना सिंपल? अच्छा, अगर कोई हीरो है जो एक्शन कर रहा है, तो उस एक्शन का असर भी तो किसी पर पड़ेगा, राइट? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे खिलाड़ी की कर्म कारक। ये वो है जिस पर क्रिया का सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है, और इसका चिन्ह है को। और देखिए, ये हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब कितनी आसानी से देता है। राम ने रावण को मारा। काम करने वाला कर्ता कौन? राम ने। और मारने की क्रिया का असर किस पर हुआ? रावण को। तो रावण यहां कर्म है। देखा, कर्ता और कर्म मिलकर ही तो कहानी को पूरा करते हैं। चलिए, अब कहानी में थोड़ी और डिटेल्स डालते हैं। हमारा अगला जोड़ा हमें यह बताएगा कि कोई काम किस चीज से किया गया और किसके लिए किया गया। ये वाक्य को और भी ज्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं। तो तीसरे नंबर पर है करण कारक। ये हमें उस साधन या टूल के बारे में बताता है जिसकी मदद से काम हुआ। मतलब ये किस चीज से या किसके जरिए जैसे सवालों का जवाब देता है। और इसका पहचान चिन्ह है से। एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण है, वह कलम से लिखता है। यहां सवाल क्या बनेगा? वह किस चीज से लिखता है? जवाब मिला, कलम से। तो कलम यहां लिखने का साधन यानी करण कारक है। अब आता है संप्रदान कारक। ये बताता है कि एक्शन किसके लिए या किस मकसद से किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो एक्शन का फायदा किसे मिल रहा है। इसके चिन्ह हैं के लिए, और कभी-कभी को भी इस्तेमाल होता है। इस प्यारे से उदाहरण को देखिए, मां बच्चे के लिए दूध लाई। यहां दूध लाने की क्रिया क्यों हुई या इसका फायदा किसे मिला? जवाब है बच्चे के लिए। तो ये हुआ संप्रदान कारक। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे जोड़े पर जहां अक्सर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हम इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। ये कारक हमें सेपरेशन और रिलेशन के बारे में बताते हैं। पांचवा कारक है अपादान कारक। ये किसी चीज से अलग होने का भाव दिखाता है, यानी सेपरेशन। और मजे की बात यह है कि इसका चिन्ह भी से है, जो हमने करण कारक में भी देखा था। पर यहां इसका मतलब बिल्कुल अलग है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा। यहां पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है। ये से किसी साधन को नहीं, बल्कि अलगाव के सोर्स को दिखा रहा है। इसलिए ये अपादान कारक है। तो ये रहा वो सबसे जरूरी पॉइंट जहां ध्यान देना है। करण और अपादान दोनों में से का इस्तेमाल होता है, पर करण कारक साधन बताता है, जैसे चाकू से। वहीं अपादान कारक अलगाव यानी सेपरेशन बताता है, जैसे घर से। बस यही छोटा सा फर्क याद रखना है। छठा कारक है संबंध कारक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये दो नाउन के बीच का रिश्ता या मालिकाना हक दिखाता है। ये किसका, किसकी, किसके का जवाब देता है, और इसके चिन्ह हैं का, की, के। जैसे इस वाक्य में ये राम की किताब है। यहां ये जो की शब्द है वो किताब और राम के बीच एक कनेक्शन बना रहा है। ये बता रहा है कि किताब किसकी है।
और अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, अपने आखिरी जोड़े पर। ये कारक हमें बताते हैं कि कोई काम कहाँ हो रहा है और किसे पुकारा जा रहा है। 7वां है अधिकरण कारक। ये एक्शन की लोकेशन या बेस बताता है, मतलब कहाँ, किसमें या किस पर जैसे सवालों का जवाब। इसके चिन्ह हैं मैं और पर। उदाहरण के लिए पुस्तक मेज पर है। यहाँ पुस्तक के होने की जगह क्या है? मेज पर। ये अधिकरण कारक का एक परफेक्ट और सिंपल सा उदाहरण है। और आखिर में 8वां और शायद सबसे आसान कारक है संबोधन कारक। इसका इस्तेमाल किसी को पुकारने या एड्रेस करने के लिए किया जाता है। इसकी पहचान तो सबसे आसान है। इसके चिन्ह हैं हे, अरे और इनके साथ लगा हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे हे ईश्वर रक्षा करो। इस वाक्य में हे ईश्वर कहकर सीधे सीधे ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है, उन्हें पुकारा जा रहा है। ये प्रार्थना और संबोधन का भाव दिखाता है। तो अब जब हमने सभी 8 कारकों की ताकत को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए अब इन सबको एक साथ देखते हैं। अब वक्त है उस मास्टर की का जो हिंदी भाषा के किसी भी वाक्य के ताले को खोल सकती है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। ये हमारे पूरे सफर का निचोड़ है। कर्ता से लेकर संबोधन तक, उनके चिन्ह और उनका काम, सब कुछ एक ही जगह पर। ये चार्ट समझ लीजिए एक खजाना है। चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे याद रखने से हिंदी में वाक्य बनाना और समझना एकदम आसान हो जाएगा। तो अब कारक की ये 8 चाबियां आपके हाथ में हैं। अब आप कौन से जटिल वाक्यों के ताले खोलने वाले हैं? कमेंट्स में एक ऐसा वाक्य लिखकर बताइए जिसमें किसी कारक की पहचान की हो। ये ज्ञान हिंदी भाषा की गहराई को समझने के लिए पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है। सीखते रहिए।